बेटा today we are going to start a new chapter, cell the unit of life, and you children already have studied this chapter in 9th class, cell the fundamental unit of life. So this is this chapter in 11th class, just the elaboration of that chapter, and already you know each and everything about the cell. Just like you have studied that who discovered the cell, Robert Hooke, who gave cell theory, Schleiden and Swan, and Mr. Virchow add that new cells arise from pre-existing cells, right? So this contribution was given by the Virchow in the cell theory, because Schleiden and Swan said only that all organisms are made up of cells. Right? So what extra you are going to learn in this chapter, that I am going to tell you. So in the 9th class you have seen that the description of prokaryotic cell is given in very little amount. So I am going to explain you about the structure of prokaryotic cell. So in the 9th class आपने बच्चों उसमें देखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ दो ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. बट इफ यू रीड इन 11th क्लास, लाइक आई वुड लाइक टू शो यू हियर, राइट, तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि दैट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड माइकोप्लाज्मा. क्लियर? तो ये सब स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. तो देखिए जो बैक्टीरिया है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. तो बैक्टीरिया का जो सेफ है, साइज है, वो कई टाइप का होता है. जैसे जो बैक्टीरिया रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नोन एज द बैसिलस. बैसिलस मीन्स रॉड लाइक. जो स्फेरिकल होते हैं दे आर नोन एज द कॉकस, और जो कॉमा सेफ होते हैं दे आर नोन एज द विब्रियो, और जो स्पाइरलम मतलब स्पाइरल सेफ होते हैं तो दे आर नोन एज द स्पाइरलम. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगा, राइट? तो ये मैंने खुद ही ड्रॉ किया है नोटबुक में अपनी. तो बेटा देखिए आप, ये फिगर देखिए आप, राइट? ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है प्रोकैरियोटिक सेल का, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये किसका स्ट्रक्चर है? बैक्टीरियल सेल का. तो देखिए बैक्टीरियल सेल में सबसे जैसे ये 3 लेयर इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. तो इसमें जो मैंने रेड कलर से शो किया है उसको नाम दिया है मैंने कैप्सूल, और वो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स. और उसके बाद उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज द सेल वॉल, और सबसे जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? एक बात और देख रहे हैं आप कि जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें आपको कुछ एक्सटेंशन फोल्डिंग्स पाई जा रही हैं जिनको हम कहते हैं मीजोसोम्स. क्लियर? और जैसे एक नॉर्मल सेल यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, ऐसे इस सेल के अंदर भी जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. और आप देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियोइड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियस नहीं है जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जैसा कि आपने यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा है. और इस जो सर्कुलर डीएनए है उसको हमने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियोइड. तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोइड लिख सकते हैं. और इस सर्कुलर डीएनए के अलावा भी एक डीएनए पाया जाता है कई बार कुछ बैक्टीरिया में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड. तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये उसकी फर्टिलिटी को शो करता है कि ये मेल बैक्टीरिया है, और अगर प्लाज्मिड नहीं है तो हम उसको फीमेल बैक्टीरिया कह सकते हैं. वैसे ये लीस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म है, तो आप इसको मतलब थोड़ा उसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं. किसमें? मेल फीमेल में, राइट? सेक्सुअलिटी इतनी ज्यादा डेवलप इसमें नहीं है. एक और बात देखिए यहाँ पर कि जैसे ये एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है फ्लैजिला,
तो फ्लैजिला जहां से ओरिजिन होता है दैट इज नोन एज द बेसल बॉडी, और जितना पार्ट बेसल बॉडी से ओरिजिन होकर सेल के अंदर रहता है दैट इज नोन एज द हुक, और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बाहर दैट इज नोन एज द फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो है ये इसको मोटिलिटी में हेल्प करता है। क्लियर? किसमें हेल्प करेगा? मोटिलिटी में। तो ये स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का याद रखना है, राइट? और एक बात सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एनसीईआरटी इज द भगवत गीता, बाइबल, रामायण फॉर यू। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, इसका एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी। ओके? ऐसा ना हो कि कोई वर्ड आए और आपको वो वर्ड ही क्लियर ना हो। क्लियर? अच्छा, अब जैसे प्लाज्मिड की बात की हमने, तो प्लाज्मिड सब बैक्टीरिया में नहीं होता है। अब जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है ये उसको कुछ स्पेसिफिक फीचर दे रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए वी टेक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर ही नहीं होता है, इट मीन्स दे हैव रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो उनके अंदर जो ये एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस की पावर है वो प्लाज्मिड की वजह से हो सकती है। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एक यूनिट है। ओके, तो आप इसे पढ़ते रहिए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज द सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन। तो आई जस्ट हैव टोल्ड यू कि बैक्टीरिया में 3 प्रोटेक्टिव लेयर हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। अगर वो थिक हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कैप्सूल। जैसे अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया तो वो काफी थिक है, मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, तो वो कैप्सूल कहलाएगी। और अगर वो म्यूसिलिजिनस रहती है, थिन रहती है, सो दैट इज नोन एज द स्लाइम लेयर। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कौन सी लेयर है? सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, एक और बात, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दे आर 2 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ये कैसे फैसला होता है? देखिए हम बैक्टीरिया को क्या, एक ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया, क्रिस्टल वायलेट, ये एक स्टेनिंग मटेरियल है, और फिर उन्होंने उसको वॉश किया अल्कोहल वगैरह से। आप इस बात को केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें आप स्टडी करेंगे। तो जो बैक्टीरिया अल्कोहल से वॉश करने के बाद अपना जो कलर है उसको मेंटेन करते हैं, दे आर नोन एज द ग्राम पॉजिटिव। और जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो कलर को लूज कर देते हैं, दे आर नोन एज द ग्राम नेगेटिव। क्लियर? तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दे लूज द कलर, और जो ग्राम पॉजिटिव है वो अपने कलर को मेंटेन रखते हैं। क्लियर हो गया? एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये क्या शो करता है कि कुछ बैक्टीरिया कलर को मेंटेन कर रहे हैं और कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनकी जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है दैट इज डिफरेंट। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द डिजीज आर स्प्रेड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो बीमारियां फैला रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फैला रहे हैं। ओके बेटा, चलिए अब देखिए जैसे आप पेज नंबर 128 पर सबसे लास्ट में देखें कि जो मेसोसोम की हमने बात की थी। अब आपने एक बात और देखी, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। तो अब इसमें अब एक सेल तो है ये, और तो बाकी से फंक्शन कैसे होंगे, मेटाबॉलिक फंक्शन कैसे होंगे? तो मेसोसोम जो है वो दैट इज द यू कैन से होमोलोगस ऑर्गन टू माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसका काम कर सकती है। ठीक है? और ये जो एक्सटेंशंस हैं जैसे आपने देखा मेसोसोम के, वो वेसाइकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स और लैमेले की फॉर्म में। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये मेसोसोम वगैरह इनका फंक्शन क्या है, तो आप पढ़ेंगे इसे बुक में। यहां पर देखिए, पढ़िए आप, तो ये दिया हुआ है कि दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। जैसे मैंने भी कहा मेसोसोम इज द होमोलोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया,
और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो फूड का ऑक्सीडेशन है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए मैंने उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। तो ये अब बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? हाँ, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो आपने देखा बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो फ्लैजिला दे हेल्प इन द मोटिलिटी। क्लियर? और एक बैक्टीरिया पे एक फ्लैजिला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर? और ये भी जरूरी नहीं है कि फ्लैजिला हो, तो फ्लैजिला का नंबर वेरी कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा बिसाइड्स फ्लैजिला पिली एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस पर पाए जाते हैं उसकी सरफेस पर। एंड वन मोर थिंग, फिम्ब्री भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया की सरफेस पर, और ये फिम्ब्री हेल्प करते हैं उसको किसी सरफेस रॉक वगैरह या किसी भी सरफेस से अटैच होने में। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आप देखेंगे वो है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो राइबोसोम देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर? और जो राइबोसोम्स हैं दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। और वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि राइबोसोम्स दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इनके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और कई बार बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसे आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे राइबोसोम मिलकर एक चेन बना लेते हैं मैसेंजर आरएनए पर, तो उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं। क्लियर? अब एक बात और, जैसे 70S राइबोसोम है तो इसकी भी 2 यूनिट हैं, एक 50S और एक 30S। इसी तरीके से हमने कहा यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम है तो उसकी 2 यूनिट है, 60S एंड 40S। तो इनको आप मैथमेटिकली मत जोड़ना। 70S वाले की 2 यूनिट हो गई 50S एंड 30S, और 80S वाले की 2 यूनिट 60S एंड 40S। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक और टॉपिक दिया हुआ है शॉर्ट में, आप देखेंगे बुक में कि इंक्लूजन बॉडीज। कई बार जो है इस पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है? और फिर आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बेटा इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है कि रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडीज में स्टोर रहता है, और दे आर आल्सो नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इनके चारों ओर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है? पर्पल और ग्रीन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में गैस वैक्यूल्स आर फाउंड, गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ओके? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इंक्लूजन बॉडीज पर भी आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए जैसे आपने यूकैरियोटिक सेल पढ़ लिया है। ओके? मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि भाई ये जो आपकी सेल हो गई बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, इनको छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट है, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, सब में कौन सी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड दे हैव, और क्या होता है उनके अंदर? और उनके अंदर होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। ओके बेटा? अब तो हम जरा यूकैरियोटिक सेल में मैं आपको सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं। राइट? तो सेल मेम्ब्रेन पे हम ध्यान देंगे। तो बेटा आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ऑल एनिमल सेल्स। ठीक है? प्लांट सेल के अंदर या फंजाई में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? वो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग उनके अंदर सेल वॉल। एनिमल सेल में आपको पता है कि सेल वॉल इज एब्सेंट। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें
सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो, और आपने पढ़ा हुआ है ये बहुत ही सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं मिस कर रहा हूं कि जो माइकोप्लाज्मा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल था, उसमें सेल वॉल नहीं होती, उसमें सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है, उसमें सेल वॉल नहीं है, और वो काफी डिजीज भी करता है माइकोप्लाज्मा, पैथोजेनिक है नेचर में, ठीक है। चलिए अब सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और जो लिपिड होता है मेनली वो है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या हो गया, देखिए लिपिड समझिए अब, लिपिड का मतलब है तेल और घी, इसको हम लिपिड कहते हैं, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड का मतलब ये हुआ कि उससे फास्फोरस भी अटैच है, तो फॉस्फोलिपिड हो गया। तो देखिए काफी ज्यादा मॉडल आए हैं। अगर देखिए इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कि आरबीसी के अंदर अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखें, रेड ब्लड सेल जिनको आप इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, तो उसकी अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें, तो उसमें 52% प्रोटीन है और 40% क्या है, लिपिड। क्लियर। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले जब मैं पढ़ता था 12th में, तो ऐसा काफी पॉपुलर था, एक मॉडल आता था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने इसको सैंडविच मॉडल भी कहा गया। सैंडविच मॉडल क्या होता है, आप देखिए आप सब सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच कैसे बनता है कि जैसे 2 ब्रेड ले लिया आपने, ऐसे 2 ब्रेड हो गई, ऊपर भी ब्रेड है और नीचे भी ब्रेड है, और बीच में क्या है, आप कोई स्टफ भर देते हैं, पोटैटो भर सकते हैं या कुछ लोग कुछ भी भर सकते हैं, आप आमलेट वगैरह का ही भर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया, सैंडविच बन गया, ठीक है। बटर भी भर सकते हैं आप, क्लियर। तो उन्होंने सैंडविच से तुलना की उसकी, और उसको कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन। तो इसमें आप देखिए इस तरीके से होता है, थोड़ा समझिए कि जैसे उन्होंने कहा कि बाहर की ओर कौन जो मतलब ब्रेड का काम करेगी प्रोटीन की लेयर, और अंदर की तरफ दोनों ब्रेड प्रोटीन, मतलब ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन, और बीच में क्या है, डबल लेयर है लिपिड की, ठीक है। प्रोटीन बाहर, प्रोटीन नीचे, और बीच में डबल लेयर किसकी हो गई, लिपिड की। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसे यहां ध्यान से देखिए। तो देखिए ये मैंने यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये देखिए इसमें ये बाहर की ओर क्या है, प्रोटीन की लेयर है, ये बाहर प्रोटीन की लेयर है, इधर ये भी बाहर प्रोटीन की लेयर है, और ये अंदर की ओर डबल लेयर है किसकी, लिपिड की। अच्छा, लिपिड की लेयर में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये इनके हेड नजर आ रहे हैं और ये टेल है। तो जो हेड है वो प्रोटीन की ओर रहते हैं, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, और जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, ठीक है, वो वाटर को पसंद करते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक का नेचर क्या है, टेल का, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, वो वाटर को हेट करते हैं, उन्हें वाटर पसंद नहीं है। आपको पता भी है, वैसे आप कभी तेल और पानी को मिक्स करें तो क्या वो मिक्स होते हैं आसानी से, नहीं होते हैं, क्लियर। तो नेचुरली जनरली क्या होता है कि जो लिपिड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, ठीक है। लेकिन उसमें 2 पार्ट होते हैं एक्चुअल में, हाइड्रोफिलिक भी हो सकता, हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। लेकिन आज जो मेथड आ रहा है, आज जो स्ट्रक्चर आया है, ये रिजेक्ट हो गया यूनिट मेम्ब्रेन मेथड। अच्छा, एक बात और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन जैसा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से कोई भी सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, सबकी जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, ओके। तो अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब आपने सभी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ लिया, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि अब जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, तो ये नया जो मॉडल आया है इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया ये, सिंगर एंड निकोलसन। आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये 1972 में दिया इन्होंने। और देखिए ये आपकी बुक में आपको फिगर दिखा रहा हूं, दिस वन, ओके, दिस वन। तो ये क्या कहता है, ये मॉडल ये कहता है, इधर फोकस करिए जरा,
ये मॉडल ये कहता है कि भाई प्रोटीन ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बाहर की ओर ही है, प्रोटीन बीच में भी हो सकती है लिपिड के, और अगर प्रोटीन बीच में है लिपिड के तो हम उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। तो जो प्रोटीन आप समझिए लिपिड में घुस गई है, अंदर तक चली गई है, तो उसको आप क्या कह देंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन बाहर की ओर है उसको क्या कहेंगे हम, पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा आप देख रहे हो इसमें शुगर के मॉलिक्यूल हैं, ये प्रोटीन यहां तक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी है, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, तो ये कोई फिक्स नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप जानते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है और प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है, तो बहुत ही स्पेसिफिक नेचर है इसका। तो कोई भी चीज जो ट्रांसपोर्ट होती है इसके थ्रू वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये दो टाइप का है, आप ये ध्यान रखें। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि एनर्जी खर्च नहीं होगी, क्या खर्च नहीं होगी, एनर्जी। और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होगी। तो अगर कोई चीज सेल के अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी स्पेंड हो रहा है आपका, सो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए। तो देखिए कोई भी चीज अंदर आएगी आसानी से या नहीं आएगी, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। भाई उसका नेचर कैसा है, वो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है या हाइड्रोफोबिक है, क्लियर। और वो आयनिक है या नॉन आयनिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, सो देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर। ओके, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया।